साथियों, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्र है और ये ऐतिहासिक क्षण है। आज इतिहास में बाबा साहब ने जो असमानता पर आधारित मनुस्मृति है, आज ही के दिन उसको जलाने का काम किया। ये ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में अपना राज्य स्थापित करने वाले माननीय आदरणीय बिजली पासी जी का भी आज जन्मदिन है और उत्तर भारतीयों के लिए ये एक गर्व का दिन है कि एक पूरे उत्तर भारत में विशाल राज्य की स्थापना मूल निवासी राजा द्वारा किया गया। साथियों, हमारे बंगाल के जो 15 साल से इस विचारधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए अपना जीवन लगाए, पश्चिम बंगाल के आदरणीय तारकनाथ बावरी जी, जिनका देहांत 25 दिसंबर 2021 को हो गया, जिससे संगठन को और इस विचारधारा को फैलाने में बड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ। ऐसे जाबाज साथी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए लगाया, ऐसे साथी के प्रति संगठन के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि और उनके जो संघर्ष के दिन है उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम का कंक्लूजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाए, इससे पहले हमारे बीच में माननीय बाबूलाल कनौजा जी हैं जो मस्कट से हैं और मस्कट में एक परंपरा रही है। वहाँ जैसा कि माननीय बाबूलाल कनौजा जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि वहाँ राजशाही है और राजशाही में वहाँ जिसको सम्मानित किया जाता है वहाँ का एक विशेष साल है जिससे अपने प्रमुख अतिथि का, प्रमुख सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। तो माननीय बाबूलाल कनौजा जी मस्कट से वो साल ले आए हैं और वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय कुमार काले सर को वो साल भेंट करके सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान और ये बहुत सारा जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ संगठन को देने वाले माननीय सुरेश दादा पाटिल जी का भी माननीय बाबूलाल कनौजा जी सम्मान करेंगे। हम आग्रह करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुमार काले सर आवें और इस उद्घाटन सत्र का कंक्लूजन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। शुक्रिया। जय मूल निवासी साथियों, आज इस ऐतिहासिक नगरी में जिस जमीन पर साथियों ये अधिवेशन हो रहा है, इस ऐतिहासिक भूमि को हमने सत्यशोधक नगर का नाम दिया है। तो आए हुए हमारे सारे सत्यशोधक साथियों का जो इस आंदोलन के लिए सत्य की खोज करने के काम में लगे हैं, आप सभी का मैं यूनिटी ऑफ मूल निवासी के इस अधिवेशन में स्वागत करता हूँ। साथियों, ये 4 दिन का अधिवेशन और इस 4 दिन के अधिवेशन के लिए लगी हुई तैयारियां बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अभी समय कम है, 3 बजने को आए हैं, तो मैं उद्घाटन के सत्र में कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। केवल 2-3 ही मुद्दों के ऊपर साथियों मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा कि ये जो अधिवेशन साथियों यहाँ पर संपन्न हो रहा है, इस अधिवेशन को
यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से करने के पीछे की भूमिका आपके सामने प्रस्तावना में इंजीनियर जयप्रकाश पासवान जी के द्वारा रखी गई। साथियों, हम लोगों ने जो फैसले किए, ये फैसले आंदोलन और मिशन को बचाने की दृष्टि से किए हुए फैसले, और स्वाभाविक है इन फैसलों के आने वाले समय में बहुत ज्यादा परिणाम हमारे समाज के हित में आने वाले, और इसी की क्रिया प्रतिक्रिया भी हुई, क्योंकि मिशन को बचाना ये कोई साधारण काम नहीं होता। तो जो फैसले साथियों हम लोगों ने किए, आप लोगों के साथ सहयोग से पिछले 8 महीनों में ये कार्रवाई इतना आगे बढ़ा है, और जिस तेजी से, जिस गति से साथियों हम अपनी पकड़ समाज और मिशन पर बनाने के लगे हैं, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा कारगर होगा। जो परिस्थितियां इस अधिवेशन को रोकने की दृष्टि से निर्माण की गई, उन परिस्थितियों को मैं ज्यादा आपके सामने रखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कार्यक्रम, अधिवेशन एक हिस्सा है, ये कोई मिशन नहीं है। अगर हम कार्यक्रम को ही लेकर चलेंगे, केवल अधिवेशन को लेकर ही चलेंगे, तो इसके लिए बामसेफ नहीं बनी थी। बामसेफ अपने आप में भी कोई मिशन नहीं है। साथियों, ये बामसेफ की संकल्पना का 50वां साल है। 6 दिसंबर 1973 को इसकी संकल्पना रखी गई, और इस साल इस संकल्पना को 50 साल पूरे हुए। तो हमने ये निर्णय लिया था कि ये स्वर्ण महोत्सवी वर्ष के अंतर्गत पूरे देश भर में 10,000 कार्यक्रम हम करेंगे, और उसकी प्रक्रिया पूरे देश भर में हमने शुरू की, क्योंकि बामसेफ के निर्माताओं के सामने एक लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में बामसेफ का निर्माण किया गया था। 50 साल इस काम के लिए उन्होंने, आज संगठन ने लगाए, 3 पीढ़ियां इस काम के लिए लगी। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साथियों हम लोग काम कर रहे। ये 3 दिन का अधिवेशन था, इसको हम लोग करने वाले थे, और 4 दिन का, चौथे दिन का अधिवेशन यूनिटी ऑफ मूल निवासी का। साथियों, जैसे ये बामसेफ का स्वर्ण महोत्सवी वर्ष है, ठीक उसी तरीके से ये सत्य शोधक समाज का भी शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सवी वर्ष है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। बहुजन समाज के द्वारा बनाया गया ये पहला संगठन था, और इसका भी ये 150वां साल पूरा हो रहा। तो हमने इसका भी एक अभियान के रूप में मनाने का निर्णय किया। केवल औपचारिक रूप में हम इसको नहीं मनाएंगे, तो इस आंदोलन का पुनर्जीवन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया, ताकि पिछड़े वर्ग के अंदर, शूद्र अति शूद्र वर्ग के अंदर दोबारा इस आंदोलन की चेतना का निर्माण किया जाए। और साथियों, ये वर्ष हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी था कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बैरिस्टर की डिग्री हासिल की गई थी, 28 जून 1922 को बाबा साहब अम्बेडकर जी को लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की डिग्री मिली। इसका यह शताब्दी वर्ष है। तो हमने अधिवेशन के 3 दिन इन 3 ऐतिहासिक घटनाओं को समर्पित किए। और साथियों, यह अधिवेशन उन मिशनरी कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं, जिन्होंने इस मिशन को बचाने के लिए हर संकट के समय में पहल की। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन चलता है उस संगठन में काम करने वाले मिशनरी कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण पर। और हर बार इस मिशन को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा पहल निभाई है। मिशनरी कार्यकर्ताओं ने इसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा पहल की है।
उन मिशनरी कार्यकर्ताओं के उस त्याग और समर्पण को यह अधिवेशन हम लोग समर्पित करते हैं। इसलिए साथियों, इस अधिवेशन को बनाने के लिए, इस अधिवेशन को चलाने के लिए तरह तरह के अवरोध पैदा करने की कोशिश की, मगर हम ये मानते हैं कि अवरोध भी संगठन का, आंदोलन का एक हिस्सा है, वो कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं। इस अधिवेशन के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, हम उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, जिस ऐतिहासिक भूमि पर आज हम ये खड़े हैं, इस अधिवेशन की जगह जिन साथियों ने हमको दी है, इसमें इस कोन नगरी के हमारे साथी शाहजी पाटिल, शिवाजी पाटिल, रोहिदास पाटिल, रोशन पाटिल, लवेश पाटिल, विजय पाटिल, नंदू गणपत पाटिल, विशाल पाटिल और काशीनाथ पाटिल, इनकी बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद रही। ये जो जमीन जिस पर ये अधिवेशन हो रहा है, इनके द्वारा मिली। और साथियों, इस अधिवेशन में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए सभी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सुरेश दादा जी का तो मंच पर सम्मान हुआ ही है। उनके इस कार्यक्रम के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, ये बहुत ज्यादा मंच पर से केवल आभार व्यक्त करके हम इसको सीमित नहीं करना चाहते। और इस अधिवेशन के लिए साथियों, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अधिवेशन के लिए ये जो जमीन हम लोगों को मिली है, इसमें जावेद दलवी साहब और सोहेल गांगरेकर, इन सारे लोगों के माध्यम से हमको इस अधिवेशन के लिए जमीन मिली। और इस इतनी बड़ी प्राइम लोकेशन पर साथियों ये अधिवेशन हो रहा है। इनके नाम हमने आपके सामने इसलिए लिए कि केवल ये बात, इनका साथ सहयोग है, यहां तक सीमित नहीं। तो इस अधिवेशन के लिए उन्होंने 1 रुपया भी जमीन का नहीं किया। इस काम के लिए उन्होंने ये जमीन हम लोगों को दी। और ये आज ये जो सारा तामझाम, ये जो सारा इतना विशाल पंडाल यहां पर खड़ा है, ये इनके साथ सहयोग से। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यक्रम ये मिशन का एक हिस्सा है। कार्यक्रम होते रहेंगे, हजारों कार्यक्रमों का वामसेव के माध्यम से, यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से हम साल भर आयोजन करते रहते। ये सारे कार्यक्रम एक मिशन के लिए बनाए जाते हैं और उस मिशन को ही ध्यान में रखकर साथियों हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे सामने हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के दृष्टि से ही हम लोग काम करेंगे। पुलिस प्रशासन का भी हम लोग इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा सहकार उनके द्वारा हुआ, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि प्रशासन को हमारे साथ भिड़ाने की कोशिश की जाए और प्रशासन के साथ हमारा टकराव करने की भी साजिशें रची गई थी, मगर हम लोग, चूंकि हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, अपने मिशन को आगे बढ़ाना है, उसी दिशा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले 50 सालों से साथियों इस मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्पष्ट उद्देश्य, विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर साथियों ये कारवा खड़ा है और अब तक हमने इन सिद्धांतों और उद्देश्यों से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया और भविष्य में भी किसी को करने का मौका नहीं देंगे। जो भी मिशन के साथ अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा, उन मूल्यों को कम करने की कोशिश करेगा, वो प्रासंगिकता जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी, वो काल बाह्य हो जाएगा। कि मिशन है, इसको उसी के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर चलाना होगा। हमने बहुजन आंदोलन को, उस विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए 50 साल साथियों इसमें वामसेव के हमारे मिशनरी साथियों ने लगाए। सामाजिक जागरण से शुरू हुआ ये कारवा आज सामाजिक बदलाव और सामाजिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ चुका है। सामाजिक जागृति से ये कारवा शुरू हुआ था। आज ये कारवा इस आगे स्थिति में आ गया है कि ये सामाजिक बदलाव, सामाजिक हस्तक्षेप आज भारत की राजनीति में इस बहुजन आंदोलन का हस्तक्षेप हो चुका है।
इतना ज्यादा नियंत्रण बहुजन आंदोलन का इस विचारधारा का है कि जो भी नीति शासक जाति के लोगों को बनानी पड़ती है वो उस विचारधारा को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है। आज भारत में कोई राजनीतिक विपक्ष दल नहीं बचा अगर इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा का कोई विरोध कर रहा है। वो विरोध यही बहुजन विचारधारा है जो आज दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। शासक वर्ग सत्ता के नियंत्रण पर है, सारी सत्ताओं को नियंत्रित करके भ्रष्ट करके वो सरकारें चला रहे हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा डरे हुए। ये डर किस बात का है? सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारी की सारी एजेंसियां आज सरकारी नियंत्रण में है। इसके बावजूद भी इस देश का शासक वर्ग डरा हुआ है। वो डरने का मूल कारण है वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज चला रहा है। शासक वर्ग इस बात को मानता है, जानता है कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे, और ये आंदोलन उस बारूद के ढेर की चिंगारी है। ये जो सामाजिक आंदोलन है इस बारूद के ढेर में लगने वाली चिंगारी है, और इसी के डर की वजह से तो शासक वर्ग इस आंदोलन को भी डराने के लिए, इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों को डराने के लिए भी हर संभव कोशिश करने में लगे हुए। मगर साथियों, हमने आज तक का इतिहास देखा है, मशाल को चाहे जितना नीचे करने की कोशिश करो, जितना उसको दबाने की कोशिश करो, उसकी ज्वालाएं ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी। ये कारवां किसी तरीके से रुकने वाला नहीं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि इस मिशन को किसी तरीके से साथियों रुकने नहीं देंगे। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, हमने इस कारवां को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। साथियों, इसलिए इस अधिवेशन में बहुत सारे मौलिक विषयों को उस आने वाली 2024 की रणनीति को ध्यान में रखकर हमने विषय के रूप में चुना। 32 अलग अलग विषयों के ऊपर साथियों अब इस अधिवेशन के दौरान चर्चाएं होगी। समाज के सामने जो मौलिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर साथियों हम जागरण करते। जागरण की भी दिशा निर्धारित है, जागरण का भी लक्ष्य निर्धारित है। ये केवल भाषणबाजी करने का कार्यक्रम नहीं, तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में इसके ऊपर लगातार वो सारी चर्चाएं और साल भर उसके आधार पर हमारे कार्यक्रम हमने घोषित कर दिए। 75 साल हो गए तथाकथित आजादी को, 75 साल, और इस तथाकथित आजादी के 75 साल बाद में भी इस देश के लोगों के सामने वही सवाल खड़े जो 75 साल पहले थे। वही सवाल, वही बुनियादी सवाल, और उन बुनियादी सवालों में से किसी भी सवाल का समाधान नहीं हुआ। परिस्थितियों ने कुछ नए सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन की गारंटी, सारे सवाल जो 75 साल पहले थे आज भी वही खड़े। कोई उन सवालों के जवाब नहीं मिले। उस समय में भी वही बातें कही गई थी, आज भी वही बातों को दोहराया जा रहा, और वही जवाब जो हमारे महापुरुषों ने उस समय कहे थे वही जवाब साथियों आज हमारे लिए भी प्रासंगिक है, और वही हथियार हमें आज आंदोलन के लिए लगाने हैं। 2 साल के बाद साथियों फिजिकल कार्यक्रम हो रहा है। 2 साल कोविड के नाम पर, एक महामारी के नाम पर लॉकडाउन थोपा गया था। हम जिस जगह पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी, इसी जगह से 30 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र सरकार ने, जब फडणवीस की सरकार थी, यहां से 30 किलोमीटर दूर पर सिडको के प्लॉट में महाराष्ट्र का पहला डिटेंशन कैंप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यहां बैठे हुए हमारे कुछ साथी बंगाल से आए हैं, उन्होंने बंगाल में बने हुए डिटेंशन कैंप के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, भुगता होगा।
महाराष्ट्र के लोगों को खबर नहीं कि महाराष्ट्र में इसी जगह से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर जब फडणवीस की सरकार थी, डिटेंशन कैंप बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह मत भूलिए कि मामला ठंडे बस्ते में गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई एनआरसी पीछे गया है। नहीं, 2 साल कोविड के नाम पर जब आपको जबरन घरों में बंदी बनाकर रखा गया, ये डिटेंशन नहीं था तो क्या था? जितनी ब्रुटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस समय की गई, शायद ही भारत में किसी और समय में की गई। और जब आपको जबरन घरों में बंधक बना के रखा गया था, तब फैसले कर लिए गए, तब कृषि कानून लाए गए, तब लेबर कोड बदले गए, तब शिक्षा नीति बनाई गई। डर किस बात का है भाई? अगर आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो डर किस बात का आ रहा? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस देश के निजाम को चलाने की वो प्रक्रिया कर रहे हैं। 2 साल कोविड के नाम पर बंधक बनाकर साथियों ये सारे नीतियां बनाई गई, और आज उन नीतियों की गंभीर कीमतें हम लोगों को चुकाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सारी बातों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर लड़कर संघर्ष करने की जरूरत। साथियों, आज इस देश को प्रतिक्रांति की ओर धकेलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत में एक अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर इमरजेंसी भारत में लागू कर दी गई है। इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल इमरजेंसी लागू कर दी थी, 2 साल में उसके विरोध में बगावत हुई थी। आज 8 साल से ज्यादा का दौर हो गया है, 8 साल से। और इस अघोषित आपातकाल में ये जो प्रतिक्रांति हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही है, इस प्रतिक्रांति को अगर आपको रोकना है और इस देश के अंदर जो संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा अगर आपको करनी है, तो एकमात्र तरीका साथियों ये है, इस देश के अंदर जो सामाजिक क्रांति की नींव ज्योतिराव फुले साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो रखी गई थी, उन्हीं सिद्धांतों पर इस समाज का निर्माण करना होगा। उन संवैधानिक मूल्यों की, उस विचारधारा के आधार पर नए समाज की प्रक्रिया बनाए बगैर ये प्रतिक्रांति को रोकना संभव नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी होगी, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। कंचा एलैया साहब और ये सारे मंच पर जिन लोगों ने जो बातें कही, समय अभाव से बहुत सारी बातें उनको कहने का मौका नहीं मिला, मगर कार्यक्रमों की लगातार जब बात चलेगी तो सबको जो समय अभाव से जो उनके बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, वो आने वाले समय में विस्तार से ये बात हम लोग करेंगे। 4 दिन का ये अधिवेशन है, उसमें विस्तार से सारी बातें साथियों आपके सामने रखी जाएगी। शिक्षा नीति देश का भविष्य बनाने का काम करती है। वो कहने को बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि ये जो क्लासरूम में बैठने वाले बच्चे हैं, ये आने वाले भारत का भविष्य है। बड़ी मीठी बातें कहते हैं कि क्लासरूम में भारत का भविष्य तैयार होता है, मगर हमें यह बताया और कहा कुछ और किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति से भारत का जो भविष्य बनेगा वो क्या होगा, उसका नजारा हमारे सामने। शिक्षा खत्म होगी, रोजगार तो मोदी जी 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं रोजगार खत्म करने के लिए। वो जो कहते हैं कि वो 18 घंटे मेहनत करते, सोते नहीं है। सवाल ये नहीं कि कितनी घंटे मेहनत करते हैं, सवाल ये नहीं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। वो मेहनत अंबानी अदानी के लिए कर रहे हैं और आपके सत्यानाश के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल साथियों हमारे सामने खड़े हैं और उनके जवाब भी हमको देने हैं। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जो भी नीतियां बनाने की जो जरूरत है, आने वाले समय में जब डिजिटल एरा में हम लोग जा रहे हैं, उसके भी जो सारे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, उसको पूरा करने के लिए भी हम अपने आने वाली जनरेशन को तैयार करने के काम में लगे रहे।
शिक्षा नीति को डिस्टर्ब करने के काम में वो लगे। अंग्रेजी शिक्षा का मूल्य जितना हमारे महापुरुषों ने उस समय पहचाना था, अगर वही नीति लागू कर दी गई होती तो आज की परिस्थितियां अलग होती। आज वो दोबारा आपको अंग्रेजी शिक्षा से दूर लेकर जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट था कांचालिया, 20 साल पहले उन्होंने अंग्रेजी को प्राइमरी एजुकेशन में लाया था। 20 साल से ज्यादा समय हो गया, वही रह गया। पोयम और राइम्स के अलावा वो आगे नहीं बढ़ा। इसलिए नई नीति हमारी अपनी तरफ से भी हमारे समाज के सामने आने की जरूरत है कि बहुजन समाज के डेवलपमेंट के लिए उसके पास कौन सी शिक्षा नीति होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम हमारे जो शिक्षाविद है इनकी लगाते हैं कि वो इस देश के भविष्य के लिए कौन सी शिक्षा नीति की जरूरत है, हमारा अपना एजेंडा क्या हो, हमारी अपनी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, इसके ऊपर हम अपनी तरीके से एक प्रपोजल बनाकर उसको समाज में पैरेलली लागू करने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हमारे भविष्य पर हमारा नियंत्रण हो और उस नियंत्रण के आधार पर हमारे फैसले हम ले उस लायक अपने समाज को बनाने के लिए तैयार करने का काम हम आने वाले समय में करेंगे। साथियों, आने वाले समय की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको निभानी होगी। उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये 4 दिन का अधिवेशन आपको तैयार करेगा। इस 4 दिन के अधिवेशन में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। ये कोई क्राउड का अधिवेशन नहीं है, ये डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से, देश और दुनिया से आए हुए डेलीगेट्स है। इनके कैडर्स लोगों के सामने साथियों ये पूरा 4 दिन का ये अधिवेशन होगा। जो भी जानकारी, जो भी विषय विश्लेषण आपके सामने किया जाएगा, उसके आधार पर आपको आने वाले समय में काम करना होगा। आप उस दिशा में काम करेंगे और इस अधिवेशन को और इस मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूं। धन्यवाद।